रसायन विज्ञान के एक महत्वपूर्ण पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है रिकरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, अर्थात तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों के बारे में तो हम सभी पहले से ही जान रहे हैं कि आखिरकार तत्व है क्या। तत्व कहा जाता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे में तत्वों हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, आर्गन, कैल्शियम, यूरेनियम, थोरियम, ये तमाम तत्व ज्ञात हैं। अभी तक 118 के तकरीबन में तत्व ज्ञात हैं और उन तत्व को एक एक समूह बना दिया जाना आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। तत्वों को समान गुणों के आधार पर समूह में बांटा जाना तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। अब सवाल यह है कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता आखिरकार क्यों पड़ी। तो ध्यान दीजिए, तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पहले तो तत्वों की संख्या काफी कम थी, इसलिए उन तत्वों के बारे में अध्ययन करना आसान था। लेकिन ज्यों ज्यों वैज्ञानिक दृष्टिकोण, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, तत्वों की संख्याएं बढ़ी, उनकी खोज हुए, कुछ मानव द्वारा निर्मित किए गए, जिससे तत्वों की संख्या काफी अधिक बढ़ गई और उन सभी तत्वों के बारे में, उनकी यौगिकों के बारे में, उनके समस्थानिकों के बारे में अध्ययन करना आसान नहीं हुआ। इसीलिए वैज्ञानिकों के द्वारा यह प्रयास किया गया कि क्यों ना एक ऐसी विधि अपनाई जाए जिससे कि तत्वों का कुछ ही समूह बनाकर और उस समूह में किसी भी एक तत्व के बारे में अगर अध्ययन कर ले तो बाकी के सभी तत्वों के बारे में, गुणों के बारे में अनुमान लगाया जा सके, जिसके कारण सहूलियत होगी सभी को जानने और पहचानने में। इसीलिए तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। अब रही बात कि वर्गीकरण से क्या लाभ हुए, वर्गीकरण से क्या फायदे हुए, तो सुनिए। वर्गीकरण से बहुत सारे फायदे हुए, जैसा कि नंबर पहला कि इसमें एक तत्व का किसी अन्य तत्वों के साथ क्या अंतर संबंध है, किस प्रकार से संबंधित है, इसके बारे में जानकारी मिली। दूसरी बात कि तत्वों के गुणों का क्रमिक अध्ययन जान पाए। तीसरी बात तत्वों के रूपांतरण के बारे में जान पाए और एक स्थान पर एक ही तत्व के जानकर उस समूह के सभी तत्वों के बारे में जानना आसान हुआ। अर्थात इतने बड़े तत्वों के समूह में कुछ ही तत्वों का समूह बनाया गया और उसके आधार पर सभी तत्वों के गुण धर्मों का अध्ययन होने लगी। इस प्रकार से वर्गीकरण से हमें उन तत्वों में किस प्रकार से क्रमिक परिवर्तन आते हैं इसके बारे में अध्ययन करा। इस प्रकार से हमें वर्गीकरण से बहुत सारे फायदे हुए। जैसा कि जीव विज्ञान में अगर हम लोग देखें तो जीव विज्ञान में संसार में समस्त बहुत सारे जीव जंतु और पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियां पाई जाती है और उन सभी के बारे में बारी बारी से जानना मुश्किल था। इसीलिए वैज्ञानिकों के द्वारा, जीव वैज्ञानिकों के द्वारा, वनस्पति वैज्ञानिकों के द्वारा उन सबों का एक समूह बनाया गया, वर्गीकरण किया गया, ठीक, जिससे कि उन जीवों के बारे में, समूहों के बारे में अध्ययन आसान हुआ। वैसे ही तत्वों का भी समूह बनाया गया और उसके बारे में आसान किया गया। अब सवाल ये रहा, तत्वों के वर्गीकरण के कई प्रयास किए गए। अब हम लोग जानेंगे तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, यानी वर्गीकरण के लिए पहले पहले क्या किया गया, आइए जानते हैं। सबसे पहले वर्गीकरण का प्रयास किया गया धातु और अधातु में वर्गीकरण, यानी 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक रसायन शास्त्री लवॉसियर, जिन्हें लेबोजियर भी कहते हैं, उन्होंने उनके समय में ज्ञात सभी तत्वों को दो समूहों में, एक धातु और एक अधातु की श्रेणी में बांटे। धातु को मेटल्स और नॉन मेटल्स की श्रेणी में बांटे। उन्होंने क्या कहा कि जो कठोर होंगे, यानी धातुओं के गुण में किन्हें किन्हें एक समूह में रखा, कठोरता के आधार पर जिन्हें कठोर प्राप्त हुआ
उन्हें धातु की श्रेणी में, जिनमें विशेष चमक मिला, विशेष चमक उन्हें इस समूह में, जिसमें आघात वर्ध्य एवं तन्यता का गुण मिला, जो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक हुआ। अर्थात लेबोजियर ने उन तत्वों को एक समूह में रखा जिनमें कठोरता, विशेष चमक, आघात वर्धनीय एवं तन्यता का गुण मिला, जो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक मिला उन्होंने धातु की श्रेणी में रख दी, और जिनमें कठोर नहीं मिला उन्हें अधातु की श्रेणी में रखा, विशेष चमक नहीं था उन्हें अधातु की श्रेणी में रखे। यानी जो धात्विक गुणों के अलावा दूसरे समूह में, और जो धात्विक गुण है उन्हें एक समूह में उन्होंने रख दिया। लेकिन यह नियम पर्याप्त नहीं था, क्योंकि यह एक साधारण नियम था और इस नियम के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण संभव नहीं था। इसीलिए बाद में चलकर यह नियम प्रभावी नहीं हुआ, बल्कि इसे असफल होना पड़ा। पहला नंबर कारण असफलता का, कि यह एक साधारण नियम था, इस आधार पर सभी तत्वों के बारे में अध्ययन संभव नहीं था। दूसरा नंबर, एक ही तत्व का, जैसे अगर उदाहरण ले तत्व में एक ही धातु, तत्व में अगर धातु का उदाहरण ले, जैसे सोडियम, यह भी एक धातु है, और एक प्लेटिनम, प्लेटिनम, ये दोनों ही धातु है, और इन दोनों के गुणों में एक बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है तो यह काफी कठोर होती है। ये पानी में या खुले में नहीं रखा जा सकता है, इसे केरोसिन तेल में रखा जाना है, जबकि इसे आसानी से रखा जाता है, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, इसे आसानी से जंग नहीं लगता है। इन सभी कारणों के चलते एक ही तत्व धातु है और उनके गुणों में बहुत बड़ी भिन्नता है, और एक ही तत्व अधातु है और उनके गुणों में भी काफी भिन्नता है। जैसे आप अगर सल्फर की बात करें, सल्फर और ये क्लोरीन, तो सल्फर और क्लोरीन ये दो अधातु है और दोनों के गुणों में काफी ज्यादा भिन्नता है। इस प्रकार से धातु और अधातु के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण संभव नहीं हुआ। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट, संयोजकता के आधार पर वर्गीकरण। उसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने तत्वों की पहचान के लिए, उनके अध्ययन के लिए उन्हें संयोजकता के आधार पर एक समूह में बनाया। एक समान संयोजकता वाले तत्वों को एक साथ और अलग अलग संयोजकता वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया। लेकिन संयोजकता के आधार पर भी तत्वों का वर्गीकरण संभव नहीं है। कारण, क्योंकि जैसे उदाहरण अगर ले, कि अगर उदाहरण के रूप हम लोग ले, जैसे सोडियम की परमाणु संख्या 11, क्लोरीन इनकी परमाणु संख्या 17। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 1, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 7। अब देखिए, इसकी बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, अर्थात इसकी संयोजकता कितनी हुई, संयोजकता 1। और क्लोरीन इसकी बाह्यतम 7 है, एक ले लेगा, अर्थात इसकी संयोजकता भी कितना हो गई, 1। दोनों की संयोजकता क्या है, 1 है, लेकिन दोनों में काफी बड़ा अंतर है। ये धातु है, ये अधातु है। यह प्रबल विद्युत धनात्मक है, यह प्रबल विद्युत धनात्मक की श्रेणी में आता है, और यह प्रबल विद्युत ऋणात्मक की श्रेणी में आता है। अर्थात एक संयोजकता रहने के, अर्थात सोडियम की भी संयोजकता 1 और क्लोरीन की भी संयोजकता 1, लेकिन दोनों के गुणों में बहुत बड़ा अंतर पाया गया। इस आधार पर तत्वों में संयोजकता के आधार पर वर्गीकरण सफल नहीं हुआ। और जानिए, एक ही तत्व जैसे कॉपर, जिसको तांबे कहते हैं, इसका संयोजकता 1 और 2, अर्थात ये अपनी संयोजकता को परिवर्तित करता रहता है। उसी प्रकार लोहा Fe, यह भी अपनी संयोजकता 2 और 3 रखता है, अर्थात एक तत्व अपनी संयोजकता में परिवर्तन करता रहता है। अब बताइए कि जब एक तत्व अपनी संयोजकता में परिवर्तन करे तो हम इसे एक संयोजकता वाले की श्रेणी में रखा जाए या 2 संयोजकता वाले की श्रेणी में रखा जाए। इसीलिए इन्हें, यह वर्गीकरण की जो तरीका था यह उतना सफल नहीं हो पाया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट,
तीसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे डोबेराइनर का ट्रिक्स। डोबेराइनर के ट्रिक को डोबेराइनर ट्राइड्स कहते हैं। डोबेराइनर का जो ट्राइड्स था उनमें क्या था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तीन तीन तत्वों का एक समूह बनाया। क्या बनाया? डोबेराइनर ने तीन तीन तत्वों का एक समूह बनाया जिनमें पहले और अंतिम तत्व का औसत भार लगभग बीच वाले तत्व के भार के बराबर तीन तीन तत्वों का एक समूह बनाया जिनमें पहले और अंतिम तत्वों का औसत भार लगभग बीच वाले तत्व के भार के बराबर होता है। जैसा कि उदाहरण अगर ले, उदाहरण स्वरूप अगर इसे उदाहरण से हम लोग समझते हैं, उन्होंने एक ट्रिक बनाया। जैसे लिथियम, इसकी परमाणु द्रव्यमान 7, सोडियम इसका परमाणु द्रव्यमान 23 और पोटेशियम इसकी परमाणु द्रव्यमान 39। इस नियम के आधार पर अगर देखा जाए तो पहले और अंतिम का औसत निकाला जाए। पहले और अंतिम का औसत निकालेंगे 7 और 39। औसत निकालने के लिए 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, अर्थात 39 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 46, और 46 में जब 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 अर्थात 23। देखिए तो ये बीच वाले तत्व के परमाणु भार के औसत के भार के बराबर है। यही नियम डोबेराइनर ने दिए थे। डोबेराइनर जी का पूरा नाम हुआ जोहान वुल्फगांग डोबेराइनर, और इन्होंने तीन तीन तत्वों का जो समूह बनाया, इसमें पहले और अंतिम तत्व का औसत बीच वाले तत्वों के भार के लगभग बराबर होता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात कि इनके समय में लगभग 20 तत्व ज्ञात थे और वह 20 तत्वों को एक समूह में सबको सजा नहीं पाए। नतीजा कुछ ही तत्वों को उन्होंने सजा पाए। इस कारण से उनके समय में मात्र 3 ट्रिक बने, जबकि शेष तत्व ऐसे ही रह गए। इस कारण से डोबेराइनर जी का ट्रिक, जो डोबेराइनर का ट्राइड्स है, आगे चलकर वह भी असफल हो गया। इस प्रकार हम लोगों ने इस तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में कुछ सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, मेंडलीव का आवर्ती वर्गीकरण और जो आजकल प्रसिद्ध है हेनरी मोसले का आधुनिक आवर्त नियम, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।